बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो प्रैक्टिकली यूज़ होने वाली है उसके बारे में वर्कशॉप्स मॉर्निंग सेशन से चल रहे थे। अब हम आते हैं ख़ुद के बारे में, अबाउट आवर सेल्व्स। नाउ जितने यहाँ पर बैठे हैं ये सारे तो टीचर्स ही हैं ना, यू ऑल आर टीचर्स, एवरीबडी अग्रीज है टीचर्स। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ टीचर? आप टीचर क्यों हैं? Why are you a teacher? मैं चाहती हूँ कि आप टीचर हैं ना, आप टीचर क्यों हैं? Yes? Anybody? Why are you a teacher? आप टीचर क्यों हैं? हमको शौक़ है कि हम बच्चे को पढ़ाएं। गुड, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। व्हाट एल्स? हमने जो इल्म हासिल किया है वो बच्चों को पहुंचाना है, इसलिए हम टीचर हैं। व्हाट एल्स? इज़ देयर एनी अदर? क्या कोई दूसरी वजह से हम टीचर हैं यहाँ पर? हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम बच्चों को देना चाहते हैं। यही है ना कि हमारे पास इल्म है, हम बच्चों को देना चाहते हैं। मुझे पढ़ाने का शौक़ है, हम देना चाहते हैं। और कोई वजह नहीं है, मतलब कि सारे लोग इसी वजह से टीचर हैं। पढ़ाई के ज़रिए से बच्चों का फ्यूचर बनता है, राइट? मकसद है टीचर, मतलब कि एक पैशन है टीचर बनने के लिए। अच्छा, मुझे टीचर बनना है, मुझे पैशनेट हो, इसलिए मैं टीचर हूँ, है ना? ठीक है, इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर इंटरव्यूज़ लेती हूँ टीचर्स के, ठीक है, और यही सवाल मैं उनसे पूछती हूँ। मैं पूछती हूँ उनसे कि आप टीचर क्यों हैं? तो मुझे कई तरीके के जवाब मिलते हैं। इसी तरह से पहले 2 मिनट साइलेंस होता है, ठीक है, पहले सोचते हैं कि अब क्या जवाब देना है। देखिए, ये प्रोफेशन आप चूज़ करते हैं और आप उस फील्ड में हैं, आप वो काम कर रहे हैं, फिर ये प्रोफेशन के बारे में आपसे एक सवाल हो रहा है और उसके लिए आप 2 मिनट सोच रहे हैं, ठीक है। बेसिकली असलियत पर हम आते हैं कि लोग टीचर क्यों बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ टीचर्स इसलिए बनते हैं कि टीचर का जॉब इजीली मिल जाता है। कुछ टीचर्स इसलिए बनते हैं कि टीचर का जॉब इजीली बन जाता है। अग्रीड? सब अग्री करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसलिए हैं, नौज़ुबिल्लाह, मेरा मतलब ये है कुछ टीचर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि टीचर का जॉब इजीली मिल जाता है, राइट और रॉन्ग? जनरली कुछ टीचर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास इंजीनियर आते हैं, कहते कि नहीं मिला तो सोचा तो मैं टीचिंग में ट्राई कर लूँ, होता है ना। कुछ टीचर्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अभी शादी के लिए 2 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, तो अब सोचा क्या करेंगे घर में बैठ के, तो नर्सरी है, प्राइमरी है, वहाँ पे जाके पढ़ा देते हैं। इसलिए टीचर्स बनते हैं कि नहीं, है ना। कुछ टीचर इसलिए बनते हैं कि पैसे की ज़रूरत है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे काम करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं टीचर बन रही हूँ, राइट है कि नहीं? कोई डिसएग्री कर रहा है इस बात पर? फिर कुछ टीचर इसलिए बन रहे हैं कि ये टाइम जो है ना स्कूल का, ये मेरा फ्री टाइम है, तो मैं उसको यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं टीचर बन गई हूँ, होता है ना। कुछ टीचर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि ये मेरे घर के नज़दीक है ना, स्कूल बाजू में ही है, तो सोचा यहाँ आके मैं पढ़ा देती हूँ, कुछ मेरा टाइम यूज़ हो जाएगा, कुछ सैलरी मिल जाएगी, राइट और रॉन्ग? कुछ टीचर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको देखना है ये टीचर बनना कैसा रहता है, ज़रा देखते ना लोग क्या करते हैं, टीचर्स करते क्या हैं, ज़रा वो बनकर देखते हैं। कुछ टीचर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। क्या है? मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं टीचर हूँ।
कुछ टीचर्स इसलिए बनते हैं कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है ना। और एक वजह कहा, मैंने जो सीखा है वो मैं सिखाना चाहती हूँ। ये भी एक वजह आई ना कि मैंने जो सिखाया वो मैं सिखाना चाहती हूँ। एवरीबडी अग्रीज, हम में से, बिलीव मी, हमारा पर्पस इनमें से एक तो रहेगा, एक तो कोई ना कोई तो पर्पस है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की है कि इस टीचिंग प्रोफेशन को चूज करने के लिए बच्चे कहीं नहीं है यहाँ पर। ये सारा रीज़न जो है वो क्या है? मैं फ्री हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पढ़ाने का शौक है, मेरे पास जो इल्म है वो मुझे देना है। लेकिन टीचर का मकसद ये होना चाहिए कि मुझे बच्चों का भलाई करना है। आर यू गेटिंग इट? मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ ताकि मैं बोल सकूँ, या मैं इसलिए खड़ी हूँ कि मुझे सिखाना है, या मैं इसलिए इस पोजीशन में खड़ी हूँ ताकि मेरी ऑडियंस का भला हो, मेरे बच्चे आगे बढ़े। आर यू गेटिंग इट? सो जिस प्रोफेशन में हम हैं, कहीं वो प्रोफेशन खुदगर्जी का तो नहीं है। आप अगर इजी जॉब चाहते हैं तो समोसे की गाड़ी खोल लेते, राइट और रॉन्ग? इजी जॉब है कि नहीं? घर के नज़दीक ही अगर कोई दूसरा रिसेप्शनिस्ट का काम हो तो वो कर लेते। आपको सैलरी ही चाहिए तो टीचर्स तो लेस पेड है, ज़्यादा पेमेंट मिल जाता। अगर आपको लेक्चरिंग का शौक है तो अपना यूट्यूब चैनल चला लेते, जहाँ पे जितनी चाहिए वीडियोस अपलोड कर लो, तो आपकी ये सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल टीचर का मकसद ये है कि वो बच्चों की ज़िंदगी बनाना चाहती है। अगर इसके अलावा वो कोई भी दूसरे मकसद से टीचिंग के प्रोफेशन में है तो वो फ़ायदा पहुंचाएगी, उसको सैलरी भी आएगी, उसका टाइम भी यूज़ हो जाएगा, घर में उसका फ़ायदा भी हो जाएगा, उसकी शादी तक का वो कुछ प्रोफेशन भी हो जाएगा। बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ तो मुझे एक मौका मिल रहा है किस तरह से मैं अपना प्यार जाहिर करूँ, ये भी हो जाएगा। लेकिन एक टीचर का मकसद कभी पूरा नहीं होने वाला, इन सारी वजहों की वजह से। समझ रहे हैं बात को? अगर हम अपने मकसद से दूर हैं तो उसका असर नहीं होगा। अगर मेरा फोकस बच्चा नहीं है तो उस पर असर नहीं दिखेगा। आप समझ रहे बात को? तो सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि जब आपसे ये सवाल किया जाए कि आप टीचर क्यों हैं, तो आपको सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा कि बच्चों को क्या फ़ायदा है आपके टीचर रहने से। बच्चों का क्या फ़ायदा है? बिकॉज एजुकेशन इज टू डू विद चिल्ड्रन, विद द पीपल, विद द स्टूडेंट्स। आपका उससे सैलरी आ जाए, आपका टाइम यूज़ हो जाए, आपका प्रोफेशनल डिग्री यूज़ हो जाए, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी कंसर्न क्या है? बच्चों की भलाई। अगर ये प्राइमरी कंसर्न नहीं रहेगा तो क्या होगा? जिस दिन पगार नहीं मिलेगा उस दिन हम एब्सेंट रहेंगे, राइट और रॉन्ग? जिस दिन शादी पक्की होगी उस दिन क्या हो जाएगा? छोड़ देंगे। जिस दिन घर शिफ्ट हो गया उस दिन क्या करेंगे? रेजिग्नेशन दे देंगे। तो मतलब कि आप इस प्रोफेशन में एक खुदगर्जी की वजह से, आप इस प्रोफेशन में एज अ टीचर नहीं है, एज अ अर्निंग मेंबर है, एज अ टाइम पास मेंबर है, एज बात ऐसा टॉकेटिव है, मुझे बात करना है, मुझे बोलना है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि टीचर का मकसद जो है वो
बच्चों की एजुकेशनल भलाई है, उनकी तरबियत है। हाँ, वो करते वक्त आपको सुकून मिलता है, सेकेंडरी। आपको सैलरी आती है, सेकेंडरी। आपका टाइम यूज़ होता है, सेकेंडरी। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी। मैं ये हरगिज़ नहीं कहती कि टीचर को बिना किसी सैलरी के काम करना है, या मैं ये नहीं कहती हूँ टीचर को अपना शौक़ नहीं होना चाहिए बात करने का या अपना इल्म देने का। ये सारी चीज़ सेकेंडरी है। प्राइमरी है बच्चों की तरबियत, बच्चों की एजुकेशन। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आप बिठा दें कि हमारा मकसद जो है वो एक कम्युनिटी को चेंज करना है, बच्चों को चेंज करना है। वो जिस लेवल पे है, वो जब आपके साथ बैठकर बाहर जाए तो उनका लेवल चेंज हो। वो वही बच्चा नहीं रहे जो आया था दरवाजे से अंदर, वो जब दरवाजे से बाहर जाए तो आपसे कुछ सीख कर जाए। दिस शुड बी द फर्स्ट एंड द utmost thing necessary as a teacher. Next slide. Now, आप खुद ही अपने बचपन में कोई ना कोई टीचर को पसंद करते थे ना? हाँ, एक टीचर थी, पसंदीदा थी। आप सोचिए कि वो टीचर इसलिए पसंद थी क्योंकि वो आपको टाइम पास करवाती थी। क्या आपको वो टीचर इसलिए बहुत खूबसूरत टीचर थी? क्या आपको इसलिए पसंद है कि वो मतलब कि वक्त पे आती थी, वक्त पे जाती थी? आपका ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको वो टीचर पसंद करवाता? मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी जो पसंदीदा टीचर मेरे स्कूल की थी ना, वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट। वो शायद ही कभी किसी को देख के हंसती थी, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में कंप्लीट उतरती थी। यानी वो जब दाखिल होंगी वो आपको रिस्पेक्ट से बात करेगी, आपको इज्जत से पेश आएगी, वो आपको इस तरह से पढ़ाएगी कि दूसरी बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर फ्लोर पे रही ना, सिर्फ उनका प्रेजेंस, पूरे फ्लोर पे पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने उनको कभी मारते हुए नहीं देखा है, मैंने कभी उनको डांटते हुए नहीं देखा है, मैंने यहाँ तक कि उनकी ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी है कि कभी वो किसी को चिल्ला रहे हों। अब आप बताइए, आपने भी अपनी ज़िंदगी में बचपन में एक टीचर को फेवरेट सोचा होगा ना? वो किस वजह से लिया है? कहीं ना कहीं टीचिंग की वजह से ना। उन्होंने आपको ऐसी कोई बात सिखाई होगी जो आज तक आपको याद है। आप इसलिए नहीं फिर कि वो हमेशा आपको गोद में बिठाती थी, नहीं, वो एक टीचर होगी। एक टीचर ऐसी भी होगी जो प्रॉक्सी टीचर, हमेशा क्लास में आती, जो करना है करो, हम बैठे हैं। क्या वो आपकी फेवरेट टीचर बनी? नहीं ना। एक टीचर ऐसी भी होगी जो हिटलर होगी, जब आए सब चुप। आपकी फेवरेट टीचर कभी बनी? हमने उस टीचर को फेवरेट रखा और उस टीचर को याद रखा जिसने हमें कुछ सिखाया है। राइट और रॉन्ग? क्यों याद है? क्योंकि वो अपने मकसद पे उतरी थी। उनका मकसद टीचिंग का हमको बदलना था, हमको अपने लेवल से एक दूसरे लेवल पे लाना था। आप देखेंगे वो खूबसूरत भी नहीं होगी, अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रही होगी, है ना? और मतलब कि उसको दो दूसरे बच्चे मजाक भी उड़ा रहे होंगे, नाम भी रख रहे होंगे, लेकिन वो आपकी फेवरेट थी। हालांकि सारे कैटेगरी के टीचर्स थे, लेकिन आपने इन टीचर्स को क्यों चुना? तो ये इसलिए है कि वो अपने मकसद पे हैं और वो अपनी, सेकेंड स्लाइड, पर्पस ऑफ एजुकेशन को फुलफिल कर रही थी। जो एजुकेशन का पर्पस है उसको भी फुलफिल कर रही थी। सो देयरफॉर सबसे पहले हमारी जो कौम है, हमारे लोग हैं, हमारी टीचर कम्युनिटी है, इनमें मिसिंग पर्पस है कि ये टीचर क्यों है। अगर हम अपनी टीचर होने की वजह को प्लेसमेंट में लाएंगे ना,
बाकी सारी चीज़ें स्मूथली इंशाल्लाह जाएगी। फिर आप देखेंगे आपके अल्फाजों का भी असर हो रहा है, बच्चे आपको मान भी रहे हैं, बच्चे आपको चाह भी रहे हैं, बच्चे आपको सुन भी रहे हैं। अब हम आते हैं एक छोटा सा आपको एक थोड़ा सा नॉलेज बेस देना चाहती हूँ इसके आगे के स्लाइड्स में। एजुकेशन, पढ़ाने के ऊपर एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक सेइंग है, वो नेक्स्ट स्लाइड। इट सेज टेल मी एंड आई फॉरगेट, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। कोई इसको एक्सप्लेन करेगा क्या है ये? अपने अल्फाज में, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। डोंट नीड टू एक्सप्लेन, इसको ट्रांसलेट ही कर लीजिए हिंदी उर्दू में। सीख लूँगा। तो हम जब ये क्लासरूम में जाते हैं तो हमें क्या करना है? हमको उनको फॉरगेट करवाना है, रिमेंबर करवाना है कि सिखाना है? सिखाना है। सो नंबर 1, द वे यू आर गोइंग टू टीच, लर्न, मेक देम लर्न इज बाय इन्वॉल्विंग देम। जब तक कि बच्चा आपकी क्लास का हिस्सा नहीं बनता तब तक कि वो सीखेगा नहीं। वो सुन रहा है, वो समझ भी रहा है, लेकिन वो सीख नहीं रहा है। आज के वर्कशॉप में आपने देखा किस तरह से इन्वॉल्व करना है बच्चों को। ये इन्वॉल्वमेंट से ही वो बच्चा सीख कर जाएगा, सुनकर वो सिर्फ समझेगा। नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, नॉलेज क्या है? नॉलेज है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, skilled acquired through experience or education, practical understanding of a subject। यानी कि सिर्फ रीड करके समझना नॉलेज नहीं होता है, रीड करके समझना नॉलेज नहीं होता, उसको अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करना इज नॉलेज। So when I look at my students, मेरा मकसद ये होता है कि वो उस लेवल पर जाए जहाँ पर उस इल्म को वो लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सके। अगर वो उस तक नहीं जाती है तो वो क्या होता है? आई फॉरगेट, वो आई फॉरगेट में चला जाता है, क्योंकि वो उसको कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता है। कई ऐसे फॉर्मूलाज होंगे जो हमने अपने स्कूल में सीखा है, याद किसको है? नहीं याद है ना? ज्योग्राफिकल टर्म जो है कितने लोग याद रखें? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अनलेस यू आर नॉट टीचिंग दैट सब्जेक्ट। क्यों होता है? क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज इट इज नेवर यूज इन प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप उसको टीच कर रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए रजिस्टर हो गया। बट अकॉर्डिंग टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, यू नो, लिटरेसी, हम जब यूजुअली देखते हैं ना लिटरेसी क्या है, सो हम यूजुअली देखते हैं कि लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी कौन है? अ लिटरेट पर्सन इज द वन हु कैन रीड एंड राइट। खत्म। उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी वो लिटरेट है। लिटरेट का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो अंगूठा छाप नहीं है, बस।
और ये वर्ल्ड सिनारियो के है कि जितने लिटरल हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट क्या है दुनिया का, उसका मतलब ये रेट, क्या रेट, वो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, उसमें ना स्पीकिंग ना अंडरस्टैंडिंग है। हम कहते हैं इतनी लिटरेसी है, इतनी जानकारी है, then you say major factor in whether a person can get a job and be successful in the workplace. A country's literacy rate is a percentage of population over age 15 that can read and write. CA की डिग्री लेके घूम रहे हैं, जॉब नहीं है। इंजीनियरिंग करके घूम रहे हैं, जॉब नहीं है। टीचर्स की डिग्री है, अच्छे स्कूल में जॉब नहीं मिल रही है। सुना है, सुना है ना? क्यों? ये सवाल मैं आपकी तरफ छोड़ देती हूँ। अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ गए कि क्यों। नेक्स्ट वन, ये वर्ल्ड सिनारियो है जहाँ से लिटरेसी रेट की बात आ रही है। ओनली लिटरेसी यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग जिनको आ रहा है। लुक एट इंडिया, परसेंटेज 100% डार्क है और वो लाइट होते होते 20%। ये 2011 की स्टैटिस्टिक है, अभी की नहीं है। लुक एट इंडिया, वो फेट 40%, 30%, 20% पर है। मतलब हमारी 50% कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ रीड राइट जानती है। आप मैं उनको एजुकेशन लेवल पे जाऊं तो कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, अंदाजा लगाइए। 10% होंगे, नॉट इवन दैट। ये सारे लोग रीड राइट कर सकते हैं बस। एंड दैट इज द रीजन वाई कि इतने ग्रेजुएट और इतने पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी हम अभी भी एजुकेशन लेवल पे पिछड़े दर्जे पर हैं, बिकॉज हमने उस कॉन्सेप्ट को कभी ना समझा ना प्रैक्टिस किया। आगे नेक्स्ट स्लाइड। एजुकेशन इज गेनिंग नॉलेज। अच्छा, अगर हम कहते हैं एजुकेशन नॉलेज आता है, इल्म आता है स्कूलों में जाके, तो डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को किडनी चुराया हुआ सुना है ना? अगर एजुकेशन से इंसान अच्छा भला और ये बनता है तो डॉक्टर्स क्यों किडनी चुरा रहे हैं? नेक्स्ट, इंजीनियर्स यूज पोर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड कोलैप्स द ब्रिज। देखा है ना? उनकी डिग्रियों में कुछ खलल है, प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? उनकी बनाए हुए ब्रिजेस टूट रही है। एजुकेटेड, सर्टिफिकेट्स हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जजेस हो रहा है ना? एजुकेशन है, सर्टिफिकेट्स है। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन एजुकेशन सिस्टम? कुछ तो होगा कि ये डिग्रियां जो है लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि क्या हो रही है? नुकसानदेह है। देयर इज समथिंग देयर। नेक्स्ट, education without moral is like a ship without a compass, merely wandering nowhere. जैसे अगर आपने एजुकेशन दे दिया और तरबियत नहीं की, सही और गलत की बातें नहीं बताई, तो वो कैसी है? जैसे कि एक बोट है जो पानी से गुजर रही है लेकिन उसके पास कंपस नहीं, पता नहीं वो कहाँ जा रही हो, वो कहीं भी भटकते रहेगी। शिप भी है, फ्यूल भी है, ड्राइवर भी है, पायलट चला रहा है शिप, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? वो कहीं भी भटक रही है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद ओके, नाउ ये पिक्चर है ना, पार्ट ऑफ इट आप लोग ऑलरेडी मॉर्निंग सेशन में कर चुके हैं। अब मुझे जाना आप क्या देख रहे हैं? दिस पिक्चर, और हर डेस्क के ऊपर कुछ लिखा है। कैन यू रीड व्हाट इज ऑन द डेस्क? ओके,
स्टूडेंट्स को लेबल कर दिया गया है, स्टूडेंट की डेस्क पे कुछ लेबल कर दिया गया है। क्या लेबल्स हैं? क्या लेबल है? एक बच्चा उसमें से है जिसके पास कोई घर नहीं है, एक बच्चा उसमें से जो यतीम है, एक बच्चा है जो 24 घंटे टीवी देखता है, उसमें से एक बच्चा जो ड्रग अब्यूज्ड है, सिगरेट में है, तंबाकू खा रहा है, और एक बच्चा कि इतना गरीब है उसमें किताबें ही नहीं है। हमारे क्लासरूम का यही हाल है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? सबको देखते कि ये वही बच्चा है, ये सेम रहना चाहिए और सबका बिहेवियर भी सेम रहना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेशन होता है टीचर के बारे में, टीचर्स के, बट बच्चे जो है वो किस बैकग्राउंड से होकर आपके पास पहुंचे हैं, एंड देन यू नीड टू रियलाइज कि वो बच्चे अब इतनी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट चैलेंजेस खुद की लेकर वो आकर आपके सामने बैठे हैं। एंड व्हेन वी रियलाइज दिस, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी, वो असरदार हो जाएगी। हम यूजुअली अपने ही प्रॉब्लम्स को बड़ा समझते हैं, लेकिन एक मासूम जान जिस पर कोई इख्तियार नहीं है, वो कहाँ पैदा हो रहा है, कैसे माहौल में पैदा हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर। इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? हम यूजुअली क्या समझते हैं? इक्वालिटी यानी सबको बराबर देना, सबको बराबर, यानी आप सबको मैंने एक एक चॉकलेट दे दिया, लेकिन आप में से एक ऐसा इंसान होगा जिसके घर में रोज 5 चॉकलेट्स आती हैं। राइट और रॉन्ग? व्हाट इज इक्विटी? जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना देना ताकि उसको सेम एक्सपोजर मिले। दिस इज व्हाट अ टीचर हैज टू रियलाइज कि इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको वो तरबियत की जरूरत है कि वो बाकी लोगों के साथ साथ कंधे से कंधा खड़ा हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये देखिए, सामने कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? व्हाट इज ऑल देयर? एक मंकी है, एक पेंगुइन है, और हाथी है, और एक डॉग है, और फिश भी रखी हुई है, और सील। और वो कौन बैठे हैं? वो हम बैठे हैं वहाँ पर, वो हम लोग हैं, जो सामने बैठे हैं ना, वो हम लोग हैं। हम क्या कह रहे हैं उनसे? सबका एग्ज़ाम होगा। क्या एग्ज़ाम है? सभी को इस पेड़ पर चढ़ना है, और जो चढ़ेगा वो पास हो जाएगा। यानी हमारा इस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि वेयरइन हम सारे बच्चों को एक ही क्राइटेरिया में जज करते हैं, और जो उस पर नहीं चढ़ा वो फेल हो गया। नेक्स्ट पिक्चर। चलिए, ये पिक्चर को तो रखने की भी ज़रूरत नहीं है शायद। क्या समझ में आया? कुछ बच्चों को एक एक्स्ट्रा हेल्प रहता है। कैसा हेल्प है? पैसों का। तो वो चढ़ बैठते हैं, चले जाते हैं। अब ये नेक्स्ट पिक्चर है जो आप अपने आप को वहाँ पाएंगे। नेक्स्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या दिख रहा है आपको? एक फैक्ट्री है।
क्या हो रहा है? फैक्ट्री में एक बच्चा जा रहा है और सब कैसे ट्विंस निकल रहे हैं ना, और हाँ ग्रेजुएट होके सारे ट्विंस सेम दिख रहे हैं, और उनसे क्या सक करके क्या निकाल दिया गया? क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, सब एक तरीके के। नेक्स्ट, हर बच्चा डिफरेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं उनको सबको स्क्वायर, स्क्वायर इज अ परफेक्ट शेप। तो आप सर्कल नहीं हो सकते, आप ट्रायंगल को तो हरगिज नहीं हो सकते। आपको क्या करेंगे? हम काट के स्क्वायर बनाएंगे। एक बच्चे की, एक इंडिविजुअल की खुद एक इंडिविजुअलिटी को मारते हैं हम कहीं जाकर एज टीचर्स। नेक्स्ट वन, वी एज हमारा जो सिस्टम है कुछ वो भी ब्लेम करने लायक है। जहाँ पे प्रोग्रेस है वहाँ से हटाकर हम वही कहते हैं कि इसी में प्रोग्रेस है, कहीं और प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता ना। ऑल दीज थिंग्स यू नो, हमें ये सोचना है कि व्हाट चेंजेस वी वांट टू ब्रिंग। ये एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता, ये मूवमेंट है। Now coming back to our topic and that is quality of a teacher। कि एक टीचर तो हम बन गए, अब हमारे में बस कोई क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, ताकि हम बच्चों में चेंज ला सकें। So in my talk I have just divided 5P, okay? Prototype, passionate, planned, persistent and polite। ये 5 मेन क्वालिटीज टीचर्स के पास होनी चाहिए। फर्स्ट, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप यानी आप जो बच्चों से चाहते हैं वो खुद बनिए फर्स्ट। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहें, लेकिन मुझ में ही कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे क्लासरूम में ना झगड़े, लेकिन मैं अपनी बहन भाई से जाके झगड़ती हूँ। सो फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर इज अ प्रोटोटाइप। खुद एक एग्जाम्पल बनना बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे से इज्जत से पेश आए, आपको उनसे इज्जत से पेश आना है। सेकेंड, पैशनेट। ये कोई आम जॉब नहीं है। टीचर्स जो है इंजीनियर्स बनाते हैं, लॉयर्स बनाते हैं, पॉलिटिशियंस बनाते हैं। वो जो उनको सिखाएंगे वो आपके कंट्री, आपके कौम, आपके एरिया, आपके मोहल्ले के लिए फायदा देगा। सो यू हैव टू बी पैशनेट। एक पैशन चाहिए। टीचर कोई आम नहीं कि जाए मैंने 4 घंटे ड्यूटी दे दी और आ गया। It has to go long way। आपको देखना है कि मैं हर बच्चे में एक इंडिविजुअल देख रही हूँ, एक प्रोफेशनल देख रही हूँ, एक क्रिएटिव पर्सन देख रही हूँ, एक एथलीट देख रही हूँ। That should be the passion, जज्बा। थर्ड, प्लान्ड। आप जब क्लास में जा रहे हैं तो आपका दिमाग में ऑलरेडी प्लान होना चाहिए कि मुझे वहाँ जाके क्या करना है। हैफिजली कोई टीचर नहीं जा सकता। हाँ, कल मैं उनको पोइट्री पढ़ाने वाली हूँ, क्लास में चलो सब किताबें खोलो, शुरू हो गए। टीचर्स हैव टू बी प्लान्ड। वो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये नहीं कि मेरे बच्चे पोइट्री सीखें, प्लान ये कि मेरा बच्चा नॉवेल्स पढ़ सके। मेरा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है लेकिन आगे जाके वो राइटर बने। मेरा बच्चा यहाँ बैठा है लेकिन वो इंजीनियरिंग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सके। वो करने के लिए आपको उसका फाउंडेशन सही करना है। दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग ये नहीं कि मेरा अब चैप्टर खत्म हो गया, प्लान आउट।
That plan has to go for 10-15 years down the line. Persistent यानी जो आप करवाना चाहते हैं उनसे वो सब्र से करते रहिए, पेशेंटली करते रहिए, persistent. अब नहीं हो रहा है मुझसे, छोड़ दिया, फिर आप नहीं पहुंचेंगे अपने मंजिल तक. एक जिद बांध लेनी है, एक जिद बांध लेनी है कि मुझे को ये करवाना है. जिस दिन आप गिव अप कर लिए फिर वो कभी नहीं करने वाला है. 5th, पोलाइट. ये सारी चीज़ें जो है गुस्सा, चीख चिल्लावट से नहीं आती, ये रहमदिली से ही आएगी, नरम बातों से ही आएगी. जितना आप अपनी नरमी से बच्चों को जीत सकते उतना चीख चिल्ला और मार पीट से नहीं कर सकते. तीसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, बच्चों का माहौल. इसमें 2 चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ को ही डाली, वो है फ्रेंड्स. स्पेशली जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ रहते हैं. तो उन बच्चों को एक अच्छे फ्रेंड्स देना, अच्छा माहौल देना. अगर आपके क्लास में 40 अच्छे डिसिप्लिन बच्चे हैं तो 5 अनडिसिप्लिन चेंज होंगे ना. तो आपको वो माहौल क्रिएट करना है ताकि सारे लोग एक ही पेस पर ग्रो हो सके. दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे के लाइफ में आफ्टर टीचर एंड फ्रेंड है, वो कौन है? टीचर्स की रिस्पेक्ट की मैं रोक दूंगी. इसमें और एक चीज़ है जो मैं आपको गैस करवाना चाहती हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो बच्चों के लाइफ में रहता है वो किसका है? माँ बाप का. माँ बाप का. तो देखिए, एक ना इंसान, हम आप और हम जो कुछ भी हैं, ये 2 वजह से, नेचर एंड नर्चर. नेचर यानी जो हमारे जीन में डाल दिया गया है, हमारे माँ बाप कैसे हैं, हमारा माहौल कैसा है. नर्चर जिस तरह की तरबियत हम पर हुई है उसके हम आज प्रोडक्ट हैं. हम नेचर को बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन नर्चर से नेचर को बदल सकते हैं. जिस तरह की तरबियत आप देंगे वो बच्चा उस तरीके से चेंजेस लाएगा. आप अपने बच्चे के साथ में 3 घंटा 4 घंटा बिताते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ में कितना घंटा बिताएगा? अगले 10 घंटे जो वो जागा है वो माँ बाप के साथ है या तो फ्रेंड्स के साथ है. तो इसीलिए एक टीचर आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तरबियत क्लासरूम में नहीं, घर तक पहुँचे. आप पेरेंट्स को बच्चों की तरबियत में इन्वॉल्व करें. कैसे करेंगे? पेरेंट्स आएंगे, उसके लिए एक्टिविटीज अरेंज करना. पेरेंट्स चिल्ड्रन गेम, वो गिफ्ट्स की लालच से नहीं आते, वो खेलने की लालच से आते हैं. आप पेरेंट्स को बोलिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है, क्या होगा? नेक्स्ट डे वो और अच्छा बनकर दिखाएगा. आप बोलेंगे सुनता नहीं है, नेक्स्ट डे और सुन के नहीं बताएगा. यस और नो? आप जानते हैं अगर आप पेरेंट्स को जब कंप्लेन करते बच्चे के बारे में तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? घर पे क्या हो जाता है? मार पिटती है ना. तो बच्चा नेक्स्ट डे फरिश्ता बनकर आता है? नहीं ना, वो आपसे इरिटेट होता है सबसे पहले कि आप वो वजह मार की. तो आप सोचिए, आपसे इरिटेटेड तो आपसे सीखेगा, तो आप अपना ही गड़ा घोत रहे ना. राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके बच्चों का कॉन्फिडेंस गेन करना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. पेरेंट्स को छोड़कर आप नहीं कर सकते. किस तरह से इन्वॉल्व करना है, कौन से एक्टिविटीज़ अरेंज करना है, किस तरह से माँ बाप को बच्चों की तारीफ करना है उनके सामने. कोई बच्चा 100% बुरा नहीं होता है, उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको सरफेस पे लाना. एक बार अगर बच्चा आपसे
आपकी इंडिविजुअलिटी से मोहब्बत करेगा, वो हर चीज़ करेगा जिससे आप खुश होंगे। सबकी कंप्लेंट्स है कि टीचर्स का नहीं सुनते बच्चे, नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्या आप ऐसे कोई बच्चे को जानते हो किसी का कुछ भी नहीं सुनता है? किसी का तो सुनता है ना, एक है ना, कोई दोस्त होगा, वो मामू होगा, या मोहल्ले के कोई होंगे, वो क्यों सुनते? डर के अलावा मैं बात कर रही हूँ। मोहब्बत होगी ना, प्यार से समझाते होंगे, कोई तो एक अटैचमेंट होगा, वो अटैचमेंट आपको क्रिएट करना है। जब वो अटैचमेंट आपको आप क्रिएट, फिर आएगी कि आपसे वो बच्चे इज्जत करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। और देखिए, आप ये याद रखिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे हम लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चे को टीचर्स की तमीज़ नहीं है टीचर से बात करने की। इसका मेन वजह यह है कि उसको उसके टीचर्स ने उसे तमीज़ ही नहीं सिखाई है। अगर आप देखिए, हमारे वक्त जो स्कूल के टीचर्स होते थे वो हमको कहते थे किस तरह से टीचर से पेश आना है, राइट और रॉन्ग? हमारे माँ बाप घर पे जाके डबल डोज देते थे कि टीचर्स के साथ में ऐसे करना है, राइट और रॉन्ग? आज ना माँ बाप उनको बोल रहे हैं ना हम उनको बोल रहे हैं। वो कहाँ से सीखेंगे? मोबाइल्स में गेम है रिस्पेक्ट टू टीचर्स वाला? नहीं ना, ये आपके मुंह से निकलेगा उनके लिए कि आपको बच्चों हमें रिस्पेक्ट करना है। और वो रिस्पेक्ट कैसे आएगा? आप खुद उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, राइट और रॉन्ग? ट्रीट मी एज यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड। जैसे आप मुझसे बिहेवियर करेंगे वैसे ही मैं आपसे वो बिहेवियर वापस करूँगा। और इसके लिए परसिस्टेंस यानी कंसिस्टेंट होना, छोड़ दिया, हथियार डाल दिया तो नहीं चलेगा। जंग के आखिरी दम तक आपको लड़ते रहना है। एक लास्ट स्लाइड है जिससे मैं अपना सेशन एंड करूँगी। नहीं, इससे पहले एक स्लाइड है, इट्स नॉट कमिंग, क्लिक नहीं आ रहा। ओके, दैट इज अ सेइंग बाय मार्क ग्राहम, आई डोंट नो व्हाई इट्स हियर। डू नॉट जज माय इंटेलिजेंस बाय द आंसर आई गिव, but instead by the questions that I ask. बच्चे सवाल करते हैं, हम क्या करते हैं? उसको बहुत पूछता है। और जो सुन रहा है, रट रहा है, वो क्या होता है? फरिश्ता, राइट और रॉन्ग? बट यू डोंट नो वो बच्चा पूछ रहा है यानी कि उसको समझ में आ रहा है, ये उसकी गवाही दे रहा है कि मुझे समझ में आया तो सवाल आया। लेकिन हमारे लिए हमारे क्लास में सबसे चुप कोने में बैठने वाला बच्चा बेस्ट बच्चा होता है। सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी जो टॉक का एंड करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप इस बात को समझें कि जो टीचर की जिम्मेदारी है वो बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है और उसका मकसद क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ का मकसद प्लेस में नहीं है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। बहुत चीज़ वो कहीं और पहुंच जाएगा लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।